2-3 मिनट बाद इमरान वापस आया। इसके चेहरे पर दुख का तासुर था। किसने बात की? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी वालिदा थी, बस रोए जा रही थी, खुदा रसूल का वास्ता दे रही थी कि मैं तुमसे बात करा दूं। मेरी आंखों में आंसू भरा है। कितनी ही देर मैंने कोई बात की ना इमरान ने। आखिर इसने उंगलियां चलाकर मेरे बालों को पेशानी से हटाया और बोला, लगता है बहुत दुखी करके आए हो अपने घर वालों को। तुम शक्ल से तो ऐसे नहीं लगते, क्या कोई बहुत बड़ा मसला हो गया है? इसकी आवाज़ में हमदर्दी और मोहब्बत का ऐसा रचाव था कि मेरी आंखों में जमा होने वाले आंसू टपक पड़े। मैंने बमुश्किल खुद पर ज़ब्त किया। वो मेरे शाने पर हाथ रखकर बोला, गम बांटने से हल्का होता है। अगर मुझे किसी काबिल समझते हो तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैंने पिछले 24 घंटे में इमरान से सीधे मुंह बात नहीं की थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये शख्स मुझे अपने बहुत करीब लग रहा था। कोई ख़ास बात थी इस शख्स में। हमारे दरमियान थोड़ी सी गुफ्तगू मजीद हुई और फिर मैंने खुद को इस बात पर आमादा पाया कि इसे अपने हालात के बारे में कुछ न कुछ बता दूं। जब ये मौजू शुरू हुआ तो फिर बातें खुलती चली गई। दरमियान में वो मुझसे सवालात भी करता रहा। इसका अंदाज इतना इखलास भरा था कि मैं जो गोशे इससे छुपाना चाहता था वो भी छुपा नहीं पा रहा था। करीबन 2 घंटे की गुफ्तगू के बाद इमरान मेरे बेशतर हालात से आगाह हो चुका था। मैंने इसे अपनी और सरवत की मोहब्बत के बारे में बताया, वाजी और इसके गुंडा सिफ्त यारों के बारे में बताया, और फिर इन हालात के बारे में बताया जिनका शिकार होकर सरवत, इसके भाई और बहन को आनन फानन बैरून मुल्क जाना पड़ गया। इमरान मेरी इन जिस्मानी चोटों के बारे में जानना चाहता था जो 24 घंटे पहले मेरे जिस्म पर आई थी, और इस वाक़े के बारे में जिसने मुझे मरने की हद तक मायूस कर दिया था। मैंने इसे इस बारे में भी बता दिया। अपने घर के करीब वाक़े पार्क में अचानक सेठ सिराज ने मेरी मुठभेड़, मेरा सेठ सिराज को तमाचा रसीद करना और सेठ सिराज के कारिंदों का मुझे मार मार कर नीम जान कर देना, मैंने सभी कुछ इमरान के गोश गुजार कर दिया। वो सुनता रहा और इसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती नमूदार होती रही। मेरी रोदात ख़त्म हुई तो वो गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था। इसके तासुरात बता रहे थे कि इसका जहन बड़ी बरक रफ्तारी से कुछ सोच रहा है। आखिर इसने एक गहरी सांस ली और बोला, ये सिराज जैसे लोग ही हैं जिन्होंने ज़िंदगी को सज़ा बना रखा है। ये आम बंदे को जीने देते हैं न मरने देते हैं। इनके सामने सर झुकाओ तो ये झुके हुए सर को और झुकाते चले जाते हैं, यहाँ तक कि नाक ज़मीन पर रगड़ने पर मजबूर कर देते हैं। और अगर इनसे टकरा लो तो फिर ये अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं। टकराने वाले को दूसरों के लिए इबरतनाक मिसाल बनाने की कोशिश करते हैं। हर ओछा हथकंडा, हर वैशी, हर बाब रोएकाल लाते हैं। मैं खामोश रहा। इसकी गहरी नज़रें बदस्तूर मेरे चेहरे पर रहीं। कुछ देर बाद वो अचानक बोला, क्या चाहते हो? एक बार मज़ा चखा दिया जाए इस सेठ को। मैं समझा नहीं। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है, लेकिन ईंट का जवाब कम अज़ कम ईंट से तो हम दे ही सकते हैं। मेरे पास 1-2 बंदे ऐसे हैं जो जहरीले मच्छर की तरह सेठ की नाक में घुसकर इसका जीना हराम कर सकते हैं। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। वो बड़ा खबीस बंदा है, हर हद तक जा सकता है। और मेरी माँ है, बहन भाई हैं, मैं इनके लिए ख़तरा मोल नहीं ले सकता। इसकी भी माँ होगी, माँ नहीं होगी तो घर वाले तो होंगे, बीवी, बच्चे, बहन भाई। क्या वो अकेला ही दुनिया में टपका हुआ है? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तुम क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, मैंने अपनी ठोड़ी की गीली पट्टी उतारते हुए कहा। ये तो नहीं हो सकता कि तुम कुछ ना चाह रहे हो। जो कुछ सेठ ने तुम्हारे और सरवत वगैरह के साथ किया है, इसके बाद तो 7 mm की 4 गोलियां इसके खोपड़े में ठोंक दी जाएं तो ये भी कम हो। अगर ये नहीं तो फिर भी कुछ न कुछ सज़ा तो इसे मिलनी ही चाहिए। तुम ना भी दो तो मैं ज़रूर दूंगा। क्या मतलब? सेठ की थोड़ी सी धुलाई, थोड़ी सी खींचा पिटाई और फेंटा फेंटी। लेकिन घबराओ मत, तुम इसमें मुलव्वस नहीं होगे। तुम बस किसी महफूज जगह पर बैठकर तमाशा देखना, इससे तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिलेगा और मुझे भी। तुम पहेलियां बुझवा रहे हो? नहीं, मैं तो साफ और सीधी बात कर रहा हूँ। शेर ने जो कुछ किया इसकी सज़ा तो काफ़ी संगीन होनी चाहिए, लेकिन चलो शुरू में छोटा सा ट्रेलर ही सही। मेरा जी चाह रहा है जाने मन सेठ की इस जगह दुर्गत पिटाई हो जहाँ इसने तुमसे मारामारी की है। वही लोग इसका तमाशा भी देखें जिन्होंने तुम्हारा तमाशा देखा था। अगर ऐसा हो भी गया तो इससे क्या होगा? बस मेरा कलेजा ज़रा ठंडा हो जाएगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बिल्कुल अलहदा मामला होगा। इसको तुम्हारे मामले से बिल्कुल भी नथी नहीं किया जा सकता। समझो कि हम राह चलते सेठ से झगड़ा मोल लेंगे और आनन फानन इसकी दुर्गत बना देंगे। तुम देखना, बड़ी क्लासिकल सिचुएशन बनेगी। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें किससे दिलचस्पी है बताओ? किसी से दिलचस्पी नहीं। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जिसे इंसान मजबूत इरादे के साथ करना चाहे और वो ना हो सके। अगर पहाड़ अपनी जगह से हिलाए जा सकते हैं, दरियाओं के रुख मोड़े जा सकते हैं और चांद पर कदम रखा जा सकता है, तो और कौन सा काम मुश्किल होगा? अगर सरवत बीबी की याद तुम्हारे दिल को ज़ख्मी कर रही है तो इसका इलाज भी मुमकिन है। इसे भी ढूंढा जा सकता है। ना सिर्फ ढूंढा जा सकता है बल्कि इसे कबूल है भी करवाया जा सकता है।
देखो ये सब कुछ हो सकता है, सारे काम मुमकिन है, लेकिन शर्त यही है कि पहले तुम अपने दिलो दिमाग पर छाई हुई मायूसी की धुंध साफ करो। ज़िंदगी क्रिकेट के खेल की तरह है प्यारे, बाउलिंग कितनी भी सख्त हो, पिच कितनी भी ख़राब हो, लेकिन विकेट पर खड़े रहना बहरहाल आउट होने से बेहतर होता है। बंदा विकेट पर खड़ा रहे तो खुशियों का थोड़ा थोड़ा स्कोर खुद ही बनना शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी हिटें भी ना लगे तो कहीं 22 का स्कोर हो गया, तो कहीं 9 बॉल या वाइड का रन मिल गया, और कुछ नहीं तो विकेट कीपर ने ही मोहब्बत का सबूत दिया और बॉल छोड़कर पीछे से चौका करा दिया। और अगर यार मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैंने इसकी बात काटी, लेकिन फ़िलहाल मैं ज़रा तन्हाई चाह रहा हूँ, कुछ देर अकेले में सोचना चाह रहा हूँ। मगर अकेले बंदे के साथ तो शैतान होता है, और तुम्हारा शैतान तो है भी ज़रा ख़तरनाक किस्म का, गंदम में रखने वाली गोलियों के बारे में सोचने लगता है। नहीं, मैं इस तरह नहीं सोचूंगा। मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन यार मेरे सोचने की ज़रूरत ही क्या है। पंजाबी में नहीं कहते कि सोची प्याते बंदा गया, सोचने की बजाय करना चाहिए। जो लोग करते हैं वही दुनिया बदलते हैं, और अपने हालात भी। वो लसूड़े की लेस की तरह मुझसे चिमट गया था, मुसलसल बातें कर रहा था, और वाकई मेरे जहन को मायूसी और परेशानी की तरफ जाने नहीं दे रहा था। इसने जैसे खुद ही तय कर लिया था कि मैंने कम से कम 2-3 दिन मजीद तो यहाँ ज़रूर रहना है। इस हवाले से इसने अपने पड़ोसी जाहिद भाई को भी बता दिया था, और इससे मेरी खैर खैरियत से भी आगाह किया था। जाहिद को यही पता था कि मैं कल रेलवे स्टेशन की नामाकूल सीढ़ियों से फिसल कर गिरा हूँ, जिसकी वजह से मुझे चोटें आई हैं। इमरान की तरह इसके पड़ोसी जाहिद ने भी स्टेशन की सीढ़ियाँ और सीढ़ियाँ बनाने वालों को बेनकद सुनाई थी, बल्कि रेलवे का महकमा, रेलवे मिनिस्टर, मौजूदा हुकूमत और इससे आगे अमेरिका तक भी शदीद मजम्मत की लपेट में आ गए थे। मेरी टांग में रात भर शदीद दर्द होता रहा। अगले रोज़ कुछ अफाका हो गया। बहरहाल दोपहर के वक्त इमरान ने बेइसरार मुझे एक मेहरान गाड़ी में सवार किया और डॉक्टर को दिखाने चला गया। इसका कहना है कि डॉक्टर इसका दोस्त आर्थोपेडिक है। मैं नहीं समझता था कि चोट ऐसी शदीद है कि हड्डी के डॉक्टर से मुआयना कराया जाए, मगर इमरान बजीद था। ये तो बाद में मालूम हुआ कि वो मुझे बहाने से बाहर लेकर आया था। बाजार से गुजरते हुए एक बार फिर इसकी सबसे हेलो हाई हुई। एक थड़े पर बैठे हुए चाचे नज़ीर के करीब गाड़ी रोककर इमरान ने पूछा, हाँ चाचा, ख़त्म हो गई चाय के है? बहरे नज़ीर ने कान पर हाथ रखकर कहा, गाय का दूध आजकल कहाँ मिलता है, अलहदा से। गाय नहीं, चाय चाय, इमरान ने ज़ोर से कहा। चाय ख़त्म हो गई है। इस दफ़ा नज़ीरे ने जवाब दिया कि ख़त्म हो गई है। इमरान ने पिछली सीट पर रखा हुआ खुश्क चाय का बड़ा डब्बा उठाकर चाचे नज़ीरे को थमा दिया। इसकी बातें खिल गई। वो दुआएं देने लगा। गाड़ी बरक रफ्तारी से बाजार से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गई। गाड़ी के शीशे रंगदार थे, बगौर देखने पर ही बाहर से कुछ नज़र आ सकता था। इसके बावजूद मुझे उलझन हो रही थी। अगर कोई शनासा अंदर झांकने में कामयाब हो जाता तो फिर इस वक्त मेरी बेचैनी बढ़ गई जब मैंने देखा कि इमरान का रुख मेरे इलाके की तरफ है। ये कहाँ जा रहे हैं? मैंने परेशान होकर पूछा। तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलाने नहीं ले जा रहा हूँ यार, मुझे पता है कि तुम्हें इख्तलाज कलब हो जाएगा। हमारा रास्ता ही ये है। 2-3 मिनट बाद मेरी बेकरारी उरूज पर पहुंच गई। वो बड़ी तेज़ी से इस पार्क के करीब पहुंच रहा था जहां 2 दिन पहले मेरी ज़िंदगी का इंदोहनाक तरीन वाक़या पेश आया था। मैंने कार के स्टीयरिंग पर हाथ रख दिया। गाड़ी रोको, मेरा लहजा गुस्सीला था। वो गाड़ी रोकते रोकते भी करीबन निसफ फरलांग आगे चला गया। यहाँ से वो मनहूस पार्क साफ दिखाई दे रहा था जहाँ 2 दिन पहले सेठ सिराज और इसके कारिंदों से मेरी खौफनाक मुठभेड़ हुई थी। वो ज़ेरे तामीर अमारत भी नजर आ रही थी जिसकी तामीर गालबन सेठ सिराज खुद करा रहा था। ये अमारत एक तरह से पार्क की ज़मीन पर ही बनाई जा रही थी। ये तुम क्या ड्रामा कर रहे हो? मैंने हिरासा होकर पूछा। ड्रामा नहीं यार, छोटा सा चुटकुला है। मैंने अपनी पी कैप को चेहरे पर कुछ और नीचे झुका लिया और नीचे खिसक कर बैठ गया। ये जगह मेरे घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं थी। इस समर का अंदेशा मौजूद था कि मेरा कोई शनासा मुझे यहाँ देख लेता। मैंने दिल ही दिल में इमरान को सलवातें सुनाई। मेरी छठी हिस्स ने कहा कि वो यहाँ कोई गड़बड़ करने वाला है। क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। हमारे इरादे तो कुछ नहीं, हम तो यहीं बैठे रहेंगे, बस थोड़ा सा तमाशा देखेंगे। कैसा तमाशा? क्या तुम सेठ सिराज के साथ कुछ करने लगे हो? मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। सेठ सिराज के साथ क्या हो सकता है यार? वो कोई छेल छबेली लड़की तो नहीं है, और अगर कुछ थोड़ा बहुत होना भी है तो वो हमें नहीं करना। हमारा कोई ताल्लुक नहीं इस मामले से। तुम एकदम हमाकत की बातें करते हो। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। मेरे लहजे में शदीद चिल्लाहट थी। तो उतर कर चले जाओ। वो मुस्कुराया। वो जानता था कि मैं यहाँ जाने पहचाने लोगों के दरमियान गाड़ी से उतरने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, मगर दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। हमारी इस गुफ्तगू के दौरान में ही मैंने इमरान को ज़रा चौंकते हुए देखा। हमारी गाड़ी के पास एक सुजुकी पिकअप हाई रूफ गुजरी। मुझे शक हुआ इसमें सेठ सिराज था। वैसे तो वो अपनी स्याह चमकीली होंडा में सफ़र करता था, ताहम इसके अलावा वो 1-2 गाड़ियाँ इस्तेमाल करता था। सफ़ेद पिकअप के पीछे एक नीली स्टेशन वैगन थी। पिकअप का रुख पार्क की तरफ था। गालबन सेठ सिराज शाम से पहले ज़ेरे तामीर अमारत का काम देखने जा रहा था। अभी वो पार्क से दूर ही था कि ज़ोरदार आवाज़ आई।
पिकअप ने हल्की सी ब्रेक लगाई थी। अकब में आती हुई नीली स्टेशन वैगन के ड्राइवर ने धमाके से गाड़ी पिकअप में ठोंक दी। एकदम बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। दूर से ही नजर आ रहा था कि नई मॉडल की सुजुकी का पिछला हिस्सा पिचक कर रह गया है। और फिर मेरा शक यकीन में बदल गया। सुजुकी हाई रूफ में सेठ सिराज ही था। वो अपने चौड़े चकले जिस्म को हचकोले देता हुआ सुजुकी के अगले बाएं दरवाजे से बरामद हुआ। नीली स्टेशन वैगन में से भी 2-3 नौजवान निकल आए। तनाज़ा शुरू हो गया। मेरा जिस्म सनसना रहा था। इमरान ने जो कहा था वो कर दिखाया था। जाए हादसा पर शुरू होने वाला तनाज़ा एकदम लड़ाई में बदल गया। स्टेशन वैन में से बरामद होने वाले 4-5 नौजवान जो यकीनन इमरान के साथी ही थे, सेठ सिराज और इसके 2 कारिंदों पर पल पड़े। मैंने देखा कि एक सुरख सफ़ेद पठान नुमा शख्स का जोरदार झांपड़ खाकर सेठ सिराज पुश्त के बल पुख्ता सड़क पर गिरा। इसके एक कारिंदे ने शायद पिकअप के अंदर से कोई हथियार वगैरह निकालने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे नौजवान ने इसे कमर से पकड़ा और बेपनाह शिद्दत से घुमाकर एक इलेक्ट्रिक पोल से दे मारा। देखते ही देखते वहां हंगामा बर्पा हो गया। पठान और इसका एक साथी सेठ से चिमट गए। उन्होंने इसे दोबारा सड़क पर गिराया और चंद सेकंड में रुई की तरह धनक कर रख दिया। इसके दोनों हट्टे कट्टे कारिंदे भी स्टेशन वैन से निकलने वाले नौजवानों के हाथों बुरी तरह पिट रहे थे। ये सीन जरा करीब से देखने के लिए इमरान गाड़ी से उतरा और भागता हुआ मौके पर पहुंच गया। वो छुड़ाने वालों में शामिल हो गया। ताहम मैंने साफ देखा वो बज़ाहिर तो सेठ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में अपने साथियों को मारा मारी का मजीद मौका दे रहा था। देखते ही देखते स्टेशन वैन वाले नौजवान वापस गाड़ी में बैठे और आनन फानन नजरों से ओझल हो गए। देखने वालों को यही लगा था कि शायद वो गाड़ी को साइड पर लगाने लगे हैं, मगर वो चंद सेकंड में उड़न छू हो गए। जब तक ज़ेरे तामीर इमारत में काम करने वालों को इस दुर्गत की पूरी खबर होती और वो दौड़ते हुए अपने आकाए नामदार की मदद को पहुंचते, वहाँ कुछ नहीं था। सेठ सिराज को सहारा देकर तबाह हाल सुजुकी में बिठाया जा रहा था। इसका गिरबान लहूलुहान था। वो हाल लहरा लहरा कर बुलंद आवाज में गालियां बक रहा था, मगर जिनके लिए ये गालियां थी वो कब के इसका थोबड़ा खून आलूद करके हवा हो चुके थे। सेठ के एक कारिंदे ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ 1-2 हवाई फायर भी किए। मोटरसाइकिल पर सवार 2 ट्रैफिक पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए, मगर अब इनका आना बेसूद था। इसी दौरान में इमरान दौड़ता हुआ वापस कार में आ गया। बड़ा ख़राब ज़माना आ गया है, इसने मुंह बनाकर कहा। ज़रा सी बात पर लोग एक दूसरे का सर फाड़ने लगते हैं, छी छी। इसने गियर लगाकर कार आगे बढ़ाई। हम जाए हादसा के पास से गुजरे। वहाँ हुजूम की वजह से रफ्तार खासी कम थी। मैंने अपना चेहरा पी कैप और हाथ की ओट में छुपा रखा था। मेरी नज़र सेठ सिराज की फटी हुई कमीज़ और लहूलुहान ठोड़ी पर पड़ी। सीने में नफरत अमेज़ खुशी की एक छोटी सी लहर दौड़ गई। सेठ के जुर्म के मुकाबले में ये सज़ा बहुत छोटी थी, लेकिन सज़ा तो थी। वो बुनाए हुए अंदाज में किसी को मोबाइल फ़ोन से कॉल कर रहा था। सुजुकी पिकअप का पीछा तबाह होकर रह गया। एक तरफ से चादर अंदर घुस गई थी। सुजुकी में 3-4 बोरियां लदी हुई थी। इनमें से 2 बोरियां फट गई थी और बोरियों के अंदर से चावल वगैरह बाहर निकले हुए थे। कार वहां से आगे बढ़ गई तो मैंने इत्मीनान की सांस ली। मैंने इमरान से पूछा, स्टेशन वैन का नंबर नोट कर लिया गया तो फिर हमें क्या? स्टेशन वैन वाले जाने और सुजुकी वाले। वो बेपरवाही से बोला, मगर मेरे चेहरे पर गुस्से का तासुर देखकर फौरन बोला, असल में तुमने गौर नहीं किया, स्टेशन वैन की नंबर प्लेट कीचड़ के चींटों से बिल्कुल छुपी हुई थी। इसे पढ़े जाने के काबिल ही नहीं छोड़ा गया था। यानी ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। मैंने कहा, प्लानिंग के बगैर तो पाकिस्तान में बस हुकूमत ही हो सकती है। बाकी हर शय के लिए थोड़ी बहुत प्लानिंग तो करनी पड़ती है। हम 1-1.5 किलोमीटर आगे गए थे कि इमरान के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। इसने एक हाथ से ड्राइव करते हुए कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से इसका कोई साथी था। वंडरफुल, सब ठीक रहा, एकदम 5 स्टार। 2-3 दिन तो टकोर चलेगी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जो इमरान ने ध्यान से सुना, फिर कदरे संजीदा लहजे में बोला, हाँ ये चीज़ तो मैंने भी नोट की है, मैं तुमसे बात करने ही वाला था। हाँ बिल्कुल, दोनों बोरियां इसी तरह थी। बड़ी नज़र है भाई तुम्हारी भी। बेशक बेशक, मुझे भी कोई चक्कर लगता है। ठीक है, ओके। इसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे इसकी पेशानी पर सोच की सलवटें नजर आई। मैं कुछ देर तो चुप रहा, फिर मैंने पूछा, बोरियों की क्या बात कर रहे थे? कुछ शक सा पड़ा है मुझे और इकबाल को। इसने अपने साथी का नाम लिया। कैसा शक? पिकअप में जो 2 बोरियां फटी हैं, इनमें से एक अजीब सी चीज़ सामने आई है। बोरियों में ऊपर चावल थे और नीचे सारी मिट्टी भरी हुई थी। चावलों की तय मुश्किल से 2-3 इंच होगी। गंदम में मिट्टी की मिलावट तो सुनी थी, लेकिन चावलों में मिट्टी, और वो भी 99%। इमरान ने कंधे उचकाए। हो सकता है कि वो मिट्टी ना हो, मैंने ख्याल किया। देखने में तो मिट्टी ही लगती थी यार। हाँ, ये हो सकता है कि मिट्टी के अंदर कुछ और हो। वैसे ये सेठ सिराज जिस तरह का बंदा है, इससे किसी भी किस्म की बुरी तवक्को की जा सकती है। वाकई हो सकता है कि मिट्टी के अंदर कुछ और छुपाया गया हो, कोई असला वगैरह, या फिर हीरोइन चिरोइन। मेरा तो दिल चाह रहा है कि सेठ की थोड़ी सी CID की जाए।
मेरे ख्याल में तो ऐसे बंदे को किसी मुसीबत में गिरफ्तार करवाना भी आइन सवाब है। मैं खामोश रहा। सेठ सिराज को ज़दोकोब किए जाने के मनाज़र मेरी निगाहों में घूम रहे थे। मुझे हरगिज़ यकीन नहीं था कि मैं सेठ सिराज को इतनी जल्दी अपनी ही तरह किसी के हाथों से पिटते हुए देखूंगा। इसकी गाड़ी का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था और नुकसान के साथ वो फटी हुई बोरियां। सोचने की बात थी कि वो ये बोरियां कहाँ लेकर जा रहा था, जिनमें ऊपर थोड़े से चावल और नीचे मिट्टी भरी हुई थी। 2 बोरियों में ये सूरत हाल थी तो यकीनन बाकी बोरियों में भी यही कुछ होगा। मैं जल्द ही इमरान के साथ इसके घर पहुंच गया। वो अपनी इस मिशन की कामयाबी पर काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। मैंने इससे पूछा, तुम्हें पता था कि सेठ ने इतने बजे वहाँ पहुँचना था? पता था यार, इसके लिए होमवर्क किया था बाकायदा। और अगर इमारत में काम करने वाली लेबर मौके पर पहुँच जाती तो क्या होता? हमारी स्टेशन वैन में 3-4 बंदे और भी थे और इनमें से हर एक 2-3 बंदों पर भारी है। इसके बाद मैं खुद भी तो था। तुम्हारा ये यार तुम्हारी दुआ से 5-6 बंदों को तो बआसानी आगे लगा सकता है। भाई ऐसे ही तो हीरो का खिताब नहीं मिला। इसने बाजू को मोड़ कर कमीज़ के अंदर से ही अपना मसल दिखाया। मुझे इस बात की तसल्ली दी कि सेठ की ठुकाई वाले मामले को कोई शख्स भी मेरे वाले मामले से नती नहीं कर सकेगा। एक्सीडेंट वाला काम बड़ी चाबकदस्ती और प्लानिंग से किया गया था और ये सारा वाक़या बिल्कुल हादसाती लगता था। घर वालों की परेशानी का ख्याल मुझे हल्कान कर रहा था। इनसे बात करने को दिल चाहता था मगर इन्हें फ़ोन करने की हिम्मत मुझ में हरगिज़ नहीं थी। ख़ास तौर से वालदा का सामना तो मैं कर ही नहीं सकता था। ज़हन मुख्तलिफ़ ख़यालात की आमाजगा बना हुआ था। अजीज़ों और रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा था। मुझे यकीन था कि चच्ची की मेहरबानी से पूरी फैमिली में न सिर्फ मेरी गुमशुदगी की इत्तला फैल चुकी होगी बल्कि पार्क में जो मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई थी वो भी राज नहीं रही होगी। फिर शोला बदन आरसा का ख्याल जहन में आया और सीने में नफ़रत की एक बुलंद लहर महसूस हुई। ये आरसा की नहूसत ही थी जो मुझे घर से निकाल कर पार्क में लाई और वहाँ सेठ सिराज से मेरा आमना सामना हो गया। मैं जब ये सारे वाक़यात सोचता तो खुद से नफ़रत होने लगती, दम घुटता महसूस होता और मैं एक बार फिर खुदकुशी के बारे में सोचने लगता। बहरहाल हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं था और हकीकत यही थी कि अब मेरे इस ख्याल में वो पहले दिन की सी शिद्दत नहीं रही थी। इस तब्दीली में अहम किरदार इमरान ही का था। वो किसी लम्हे भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ता था, या तो बातों की फुलझड़ियाँ छोड़ता रहता या अपना कोई दिलचस्प किस्सा लेकर बैठ जाता। मुझे महसूस होता था कि वो किसी माहिर नफ्सियात की तरह अपनी उंगलियों से मेरे जहन की सतह को टटोलता है और इसे हमवार करता रहता है। इसने अभी तक अपने बारे में मुझे कुछ खास नहीं बताया था और ना ही मैंने पूछने की कोशिश की थी। सिर्फ इतना पता चला था कि इसका आगे पीछे कोई नहीं है और वो पिछले कई सालों से लाहौर में मुकीम है। इसे सर्कस की नौकरी करते हुए भी करीबन इतना ही अरसा हो गया था। अपने इस सर्कस के साथ वो अक्सर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सफ़र करता रहता। सारी शाम इसने एक बार फिर मुझे अपनी मेहरान कार में बिठाया और सर्कस पहुंच गया। आज इसके साथ मैं तीसरी मरतबा सर्कस आया था। पहले दिन के बाद यहाँ कोई स्पेशल शो नहीं हुआ था। इस बारे में मैंने इमरान से कुछ तफसील मालूम की थी। ऐसे शोज़ हर महीने के पहले हफ्ते की रात होते थे। इमरान ने यह बताकर हैरान किया कि इन स्पेशल शोज़ के अलावा इस सर्कस में कभी कभी 4-6 महीने बाद स्पेशल तरीन शो भी होता है। इसमें बाजीगर के कुछ इंतहाई ख़तरनाक और ख़ास तमाशे दिखाए जाते हैं। इसके अलावा रिवॉल्वर वाला खेल भी होता है। इस शो में खेल की ख़ास बात यह होती है कि खिलाड़ी रिवॉल्वर को पेट या जिस्म के किसी और हिस्से पर रखने के बजाय सीधा कनपट्टी पर रखकर चलाते हैं। ये नहायत ख़तरनाक तरीन खेल बस 1-2 खिलाड़ी ही खेल पाते हैं। इमरान ने मुझे ये बताया और मज़ीद हैरान भी किया कि वो ख़ुद भी एक बार रिवॉल्वर कनपट्टी पर रखकर 2-6 का खेल खेल चुका है। ये कोई 1 साल पहले की बात है। इसमें इसे एक बारी में पूरे 8 लाख रुपए मिले थे। इस रकम से इसने ये मेहरान कार ख़रीदी थी और अपने घर को डेकोरेट किया था। जब हम सर्कस में पहुंचे तो मौत के कुएं में ज़ोरों शोर से म्यूज़िक बज रहा था और हल्का फुल्का तमाशा शुरू हो चुका था। एक गंदमी रंगत वाला दराज कद शख्स इमरान के करीब आया और इसके कान में खुसर की। इमरान हूँ हाँ में जवाब देता रहा। फिर वो रेस्ट वॉच देखता हुआ मेरी तरफ आया और बोला, आज हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। मैं बस कुएं वाला आइटम करूँगा, इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ जाना है? तुम्हारी दिल लगी का कुछ सामान है यार। तुम्हारा दिल लगा रहेगा तो उल्टी पुल्टी बातें नहीं सोचोगे। मैं पूछ रहा हूँ जाना कहाँ है? ज़्यादा दूर नहीं, बस साहिवाल के आसपास। 2.5-3 घंटे में पहुँच जाएंगे। वहाँ एक ख़ास बंदे से मिलाना है तुम्हें। वह 2.5-3 घंटे की बात यूँ कर रहा था जैसे 2.5-3 मिनट की बात कर रहे हूँ। एकदम मेरा ध्यान फिर सेठ सिराज की तरफ चला गया और इसके साथ ही इन बोरियों वाले मामले की तरफ। कहीं ये वही चक्कर तो नहीं है? मैंने इस बारे में पूछा लेकिन वो गोल मोल बात कर गया। रात 9 बजे के करीब मौत के कुएं में अपना आइटम ख़त्म करते ही वो मेरे साथ कार में आ बैठा और रवाना हो गया। वो कार या मोटरसाइकिल चलाता नहीं था बल्कि उड़ाता था और उड़ाता भी बहुत हाई स्पीड से था। इतनी ही स्पीड के साथ वो बातें भी करता जाता था। 5 स्टार और भूतनी का के अल्फाज वो तकिया कलाम के तौर पर इस्तेमाल करता था और ख़ुद भी अपने इन अल्फाज से महसूस होता था
क्रिकेट से इसे ख़ास दिलचस्पी थी। वो काफ़ी अरसा क्रिकेट खेलता भी रहा था। इसकी अक्सर बातों में क्रिकेट के हवाले मिलते थे। बहरहाल इसने अभी तक मुझे अपनी माजी के बारे में कुछ ख़ास नहीं बताया था और मुझे लगता था कि इसके इर्द गिर्द के लोग भी इसके माजी के मुतल्लिक कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं। इस थोड़े से इसरार के बावजूद वो सबका दोस्त था और हर दिल अजीज़ था। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।